हेलो एंड वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज का सेशन जो एमसीक्यू का है उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ मिक्स्ड एमसीक्यूज लेके आया हूं। आज के सेशन के बाद जो न्यूली एडिड टॉपिक्स हैं उसमें जो सबसे पहले इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। उसके 3-4 सेशन लेके आऊंगा सो दैट थोड़ा सा आपका बेसिक्स अच्छे हो जाएं। तो उसके बाद बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, बजटरी कंट्रोल है और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सबसे पहले यह समझ लो कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता क्या है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आपको अपने जितनी भी अकाउंट्स हैं या जितनी भी आपके पास जानकारियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको वो सब दिखाना है। यानी आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। तो आपको फुल डिस्क्लोजर देना है, वो हर इंफॉर्मेशन बतानी है जिसकी वजह से किसी का डिसीजन जो है आपकी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करने का है, किसी भी तरह का डिसीजन हो वो चेंज हो सके। तो आपको वो हर इंफॉर्मेशन देनी है जिसकी वजह से कोई अपना डिसीजन बदल सकता है, चेंज कर सकता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो आपको उसकी पूरी जानकारी देनी है। तो ये अकाउंट जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है ये कहता है। अब इसके ऑप्शन क्या पढ़ते हैं, क्या है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ऑप्शन ए, ऑल सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज। बिजनेस के सीक्रेट्स बताने हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सीक्रेट्स आप मत बताओ, लेकिन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको जरूर दिखानी है। तो ये तो नहीं है। बी, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उनको आप पूरी तरह से दिखाओ। सी, ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑनेस्टली, सब अकाउंट ऑनेस्टली बनाओ। और डी, ऑल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली, और जल्दी से अपने अकाउंट्स बनाओ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑनेस्टली, ऑनेस्टी तो जरूरी है, बट जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है वो ये कहता है कि हर इंफॉर्मेशन आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आप इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनको आप कम्युनिकेट करते हो, यूजर्स हैं एक्सटर्नल या इंटरनल, उन सबको दिखानी है। तो ऑप्शन क्या रहेगी, बी, मतलब ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। हर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को आपको दिखाना है आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो यूजर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मींस। भाई कंसिस्टेंसी पहले कहता क्या है। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ये कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करते हो, आपको ईयर आफ्टर ईयर उसी को फॉलो करना है, आपको बीच में उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये इसने बताया। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। All the firms in the same industry should use identical accounting principles and procedure। की सारी फर्म जो सेम इंडस्ट्री में है सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रोसीजर यूज करें। या बी, ऑल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज, सारे प्रिंसिपल और प्रोसीजर को यूटिलाइज करो। सी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, कि वो सेम रहने चाहिए एक साल से दूसरे साल तक। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंसिस्टेंसी वो कहता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं आप जो फॉलो कर रहे हो आप उसको चेंज मत करो। ईयर दर ईयर, यानी साल दर साल आपको उन्हीं को फॉलो करना है जो आपने, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने एक बार फॉलो कर लिया, हर साल आपको उसी को फॉलो करना है। ये अकाउंट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ने बताया। तो उसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर बन रहा है दैट विल बी सी। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, the owner of the firm records his medical expense in the firm's income statement, indicate the principle that is violated। भाई ऑनर ने क्या किया, अपने मेडिकल जो एक्सपेंस थे, मेडिकल के खर्चे थे, एक तो उसने अपनी इनकम में शो कर दिए। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल उसने वायलेट किया। तो आपको याद होगा कि एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल था जिसने कहा कि जो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आपको जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करनी है, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये उसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया, ये प्रिंसिपल उसने वायलेट किया, ये प्रिंसिपल वायलेट किया इसने एंटिटी कंसेप्ट, जिसने कहा कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, हमें कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करनी है, ना कि ऑनर के पर्सपेक्टिव से। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में नहीं आता। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। वो 3 कौन कौन से हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है।
तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन में नहीं आता। तो इसमें से यही है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज omission of पैसा and showing the round figure in financial statement is based on। भाई omission of पैसा, कई बार ऐसा होता है कि मान लो 2070 पैसे, तो हम इसको लिख देते हैं 2001। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसों को इग्नोर कर रहे हैं, यानी राउंडिंग कहते हैं जिसको, ठीक है। कहता है omission ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर, उसको राउंड फिगर में शो करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसके ऊपर बेस्ड है, किस कंसेप्ट के ऊपर वो बेस्ड है। ऑप्शंस आर कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये किसके ऊपर बेस्ड है, मटेरियलिटी कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट क्या कहता है भाई, ऐसी कोई भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जिसका किसी के डिसीजन पे, हमारे यूजर्स पे कोई खास फर्क नहीं होगा, आप इसको छुपा भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट पे कन्वेंशन जो है ये बेस्ड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या, ऑप्शंस आर कैपिटल इन द बिगिनिंग प्लस ड्राइंग प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो इस केस में सिंगल एंट्री सिस्टम में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज यूजुअली प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ। हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस लिए बनाते हैं दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसमें कभी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो या क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस लिए बनाई जाती है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस लिए बनाई जाती है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज यूजुअली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग, ये आपको याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे, अंडर द नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। नेटवर्थ मेथड में हम नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं नेटवर्थ मेथड में, फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जी नहीं। नेटवर्थ मेथड में हम अपनी कैपिटल को कंपेयर करते हैं ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल के साथ। तो बाय कंपेयरिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग विद द कैपिटल एट द एंड, इन दोनों को कंपेयर करके, मान लो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 है, तो वो जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर ओपनिंग कैपिटल मान लो 1 लाख थी लेकिन क्लोजिंग कैपिटल घट के 80,000 रह गई तो वो 20,000 आपका क्या होगा, लॉस। तो नेटवर्थ मेथड में हम प्रॉफिट या लॉस दोनों कैपिटल्स को कंपेयर करके निकालते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, सो इट इज। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये सिस्टम क्या है, ए इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, बी कंप्लीट एंड साइंटिफिक, सी इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक, डी कंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग जो है डुअलिटी कंसेप्ट है, नहीं उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए क्योंकि दोनों एस्पेक्ट इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते तो ये इनकम्प्लीट भी है। अनसाइंटिफिक इसलिए क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो वो प्रिंसिपल क्योंकि फॉलो नहीं किए जाते इन सिंगल एंट्री सिस्टम, इसलिए ये अनसाइंटिफिक भी है। सो आंसर इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या हम नहीं बना सकते, ऑप्शंस आर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, अकाउंट सेल। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में हम पर्सनल अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या कभी कभार कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो आप सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट भी आता है, पर्सनल अकाउंट भी आता है, नॉमिनल अकाउंट भी आता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाते, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस को हम नहीं बना सकते। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम इज मोस्ट suited वेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम कहां suited है, जहां पर क्या हो, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं,
कैश ट्रांजेक्शंस आर न्यूमरस, जहां पे कैश के ट्रांजेक्शन ज्यादा हो। बी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर न्यूमरस, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन ज्यादा हो। सी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर मोर इन नंबर, कैश और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम हम वहां बनाते हैं जहां पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम पर्सनल अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, या तो वो एसेट होता है या लाइबिलिटीज, यानी दोनों ही केसेस में एसेट क्या हो गया कि आपने पैसा लेना है, और लाइबिलिटी क्या हो गया या आपने पैसा देना है। तो जहां पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स होंगी, ज्यादा होंगी, वहां पर हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो याद रखो सिंगल एंट्री सिस्टम कहां पे यूज किया जाता है, जहां पर ज्यादातर ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होती है, मतलब उधार में होती है। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन, रियल अकाउंट्स आर ओपन, नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन। तो मैंने बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या बनाते हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को ओपन करते हैं, यानी जिससे पैसा लेना या जिसको पैसा देना, मतलब एसेट्स या लाइबिलिटीज के अकाउंट्स या क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल जब होती है तो वो अकाउंट्स यानी पर्सनल अकाउंट को हम ओपन करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ज्यादातर पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, गलत, नॉमिनल अकाउंट तो इसमें बनाते ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, अगेन मैंने बता दिया नहीं बनाते। रियल अकाउंट्स भी इसमें नहीं बनाते। रियल अकाउंट्स में कई बार कैश अकाउंट बना लेते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बनाते, ठीक है। रियल अकाउंट में बाकी के एसेट्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती। चलिए नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय, कौन है जो सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं बना सकता। ऑप्शंस आर सोल प्रोपराइटर्स, भाई सोल प्रोपराइटर सिंगल एंट्री सिस्टम बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बना सकते। पार्टनरशिप फर्म्स ये भी बना सकते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म चाहें तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि मोस्टली सिंगल एंट्री सिस्टम वो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं जो छोटे मोटी कंपनीज होती हैं, जो छोटे मोटा बिजनेस करती हैं, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करती है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ी कंपनीज होती हैं, ये जो है सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करती। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मींस, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है। ऑप्शंस आर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंडेफिनिट पीरियड, पीरियड फिक्स बाय मैनेजमेंट। भाई अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 महीने का होता है, और वो 12 महीने जनवरी से दिसंबर भी हो सकते हैं, जिसको हम कैलेंडर ईयर भी कहते हैं, या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, यानी 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। डुअल एस्पेक्ट में जो सिस्टम रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल बुक सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सबको पता ही होगा कि जो डुअल एस्पेक्ट सिस्टम है उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, की एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री या डबल एस्पेक्ट होता है, कहीं डेबिट तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट भी होता है। As per revenue recognition concept, revenue is deemed to be realized. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को हम रियलाइज यानी रिकॉर्ड कब करते हैं, रियलाइज कब करते हैं। ऑप्शंस आर व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर, जब हमें परचेज का ऑर्डर मिले। बी व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, जब हम गुड्स को डिलीवर कर दें। सी व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द परचेजर, जब गुड्स का टाइटल यानी जो उसकी ओनरशिप है हम परचेजर के नाम ट्रांसफर कर दें। और व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम द परचेजर, जब हमें कैश रिसीव हो। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन ये जो हैं बी और सी, ये दोनों सही हैं। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, जब गुड्स डिलीवर कर दें, या व्हेन टाइटल। अब दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है। कई बार होता है कि आपके ऑप्शंस चारों सही होते हैं, लेकिन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखनी है, तो इस केस में ये दोनों सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपकी सी वाली ऑप्शन, कि जब गुड्स की डिलीवरी भी हो जाए और उसका टाइटल यानी ओनरशिप भी जो परचेजर है उसके नाम पे चली जाए, तब ये। अगर ऑप्शन ये सी नहीं होती तब बी ऑप्शन भी आपका सही था। तो हमें दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट ढूंढनी है, तो उस केस में वो सी रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट मींस। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है पहले ये समझ लो। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपने फिक्स एसेट खरीदा, उसको खरीदने पे जो आपने खर्च किया, जो पैसा खर्च किया, आपको उसके ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है सेल ऑफ गुड्स, सेल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, खरीदने की बात कर रहा हूं। सेल ऑफ गुड्स एट द मार्केट प्राइस, सेल की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए पहले तीनों तो गलत हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक एट कॉस्ट प्राइस, यानी एसेट्स को उसकी कॉस्ट के हिसाब से अपनी बुक में रिकॉर्ड करना, ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। फर्दर अकाउंटिंग इसी कॉस्ट के ऊपर की जाती है, यानी जो भी डेप्रिसिएशन लगानी है उस कॉस्ट पे की जाती है। आई होप ये लास्ट होगा, देख लेते हैं। हाँ जी ये लास्ट ही था। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। तैयार रहो, जो मैं आगे एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं। पहला जो सेशन रहेगा वो रहेगा इनकम टैक्स पे, तो उसके एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट यानी कल वाले सेशन में मिलेंगे।
और साथ ही साथ मॉक टेस्ट रेडी हो रहे हैं। अच्छी अच्छी बुक से अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और बहुत जल्द कल तक शायद मैं डेट भी अनाउंस कर दूं। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे बहुत जल्द, मतलब कल। किसके ऊपर? इनकम टैक्स। प्रिपरेशन जारी रखें, इनकम टैक्स पढ़ के रखें। जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप भी देते रहो आंसर। हालांकि आपने आई होप इतना इनकम टैक्स नहीं पढ़ा होगा और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा लेंथी है। बट चलो हम कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे डिस्कस, तो वहां से एक आध एमसीक्यूज आ गया तो आपकी किस्मत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।